जय हिंद, हमारा संकल्प शिक्षित भारत, विकसित भारत। आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम वर्ग दशम वर्ग दशम रसायन शास्त्र वर्ग दशम के रसायन शास्त्र जो है वो आप मत पूछिए कि एनसीईआरटी से बता रहे हैं और क्या हम भारतीय वन से बता रहे हैं। बस वो दोनों को मर्ज करके यानी कि दोनों को मिला करके बता रहे हैं कि जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण हो। यानी कि आप किसी भी तरह से 10वीं की एग्जाम हो, 10वीं की सिलेबस कहीं भी से उठा के पूछ दे तो आप बता सकते हैं। इस प्रकार की मिलाकर हम बता रहे हैं। तो वर्ग दशम रसायन शास्त्र, इसके जो पहले चैप्टर हैं उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके पहले पहले हम 3 पार्ट पढ़ा दिए हैं, 3 पार्ट वीडियो बना दिए हैं। उसके बाद ये चौथी पार्ट है जिसमें हम ये 2 टॉपिक बताएंगे। तो 2 से 3 टॉपिक आज के इस वीडियो में बताएंगे। इसका पहला टॉपिक यानी पहला विषय है रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचना या जानकारी। यानी कि सूचना क्या, रासायनिक समीकरण तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में हम बदलेंगे तो इससे क्या जानकारी मिलती है हमें रासायनिक अभिक्रिया में जो कि नहीं मिलेगी। तो क्या जानकारी मिलती है, चलिए देखते हैं क्या क्या जानकारी मिलती है। देखिए कह रही है कि अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ नहीं लिखे हैं, पूरे शॉर्ट में लिखे हैं। इसको हम आपको विस्तार से समझाएंगे, लिखे हैं शॉर्ट में पर विस्तार से समझाएंगे। तो कह रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और प्रतिफल के संकेत सूत्र की जानकारी होती है। देखिए ये संकेत सूत्र, अभिकारक के संकेत सूत्र ये हो गए, अभिकारक के संकेत सूत्र ये सारी हो गए। तो इसकी जानकारी होती है, यानी कि संकेत सूत्र यानी कि संकेत इसके एन होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही मिलकर तो अमोनिया बना रही है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके यहाँ अमोनिया बना रही है। तो हमें क्या मालूम पड़ रही है, ये नाइट्रोजन के जो अणु है तो इसके क्या संकेत सूत्र है, यानी N2 सूत्र है, Rn संकेत है और यहाँ H संकेत है और 3H2 इसके सूत्र है। उसके बाद प्रतिफल, ये देखिए यहाँ कह रहा है कि प्रतिफल, तो प्रतिफल के भी संकेत सूत्र की जानकारी होती है। तो ये पहली जानकारी होगी। दूसरी जानकारी है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन पदार्थ बन रहे हैं, कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन पदार्थ बन रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं, ये कहने का अर्थ इसका यही हुआ। तो कौन कौन से भाग ले रहे हैं, देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भाग ले रहे हैं। रासायनिक समीकरण से साफ साफ पता चल रही है कि ये नाइट्रोजन के एक अणु और हाइड्रोजन के भी एक अणु ये भाग ले रहे हैं। किसमें भाग ले रहे हैं, अभिकारक में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ये दोनों अभिकारक हो गए। उसके बाद भाग लेकर जो नए पदार्थ बना रहे हैं वो NH3 यानी अमोनिया बना रही है। ठीक है, तो कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहे हैं, ये भी जानकारी हमें रासायनिक के समीकरण से प्राप्त होती है, यानी सूचना ये भी प्राप्त होती है। तीसरा देखिए क्या है कि अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी होती है। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण के अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु, रासायनिक अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु, देखिए इसके ये परमाणु हो गए। ठीक है, इसके परमाणु और परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी होती है। कहने का अर्थ यही है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा गलीज हो गया तो यहाँ इधर कर देते N2 + 3H2, यही है ना, 2NH3, यही है, ये है। तो देखिए इसमें क्या क्या जानकारी है। ये तीसरी क्या कह रही है, अभिकारक माने ये इतना मुझसे अभिकारक ये हो गए पूरे, ये अभिकारक और प्रतिफल यानी कि ये प्रतिफल पूरे हो गए। उसके बाद कह रहे हैं कि परमाणु व अणु, देखिए इसमें कितने परमाणु, अभिकारक के पहले देखते हैं उसके बाद प्रतिफल के बाद में देखते हैं। तो अभिकारक देखिए एक नाइट्रोजन है, इसमें कितने परमाणु है, नाइट्रोजन के कुल मिलाकर 2 परमाणु है और अणु एक है, एक ही अणु है ना, नाइट्रोजन सिर्फ एक अणु है, परमाणु से अणु बनते हैं। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो गए और हाइड्रोजन के 6 परमाणु, 3 दूनी 6 परमाणु, 6 परमाणु हो गए। अब अणु, अभिकारक में अणु कितने हैं, 2 अणु हैं, तो जितने अणु अभिकारक में होंगे उतने अणु उधर बनेंगे। तो इसके 6 परमाणु हैं। देखिए 2 परमाणु हो गए नाइट्रोजन के और 6 परमाणु हो गए हाइड्रोजन के। तो ये परमाणु की पता चली और अभिकारक के भी परमाणु की पता चलेगी कितने परमाणु हैं। देखिए 2 परमाणु है नाइट्रोजन के और 6 परमाणु है हाइड्रोजन के, उधर भी है, ये संतुलित है। और इसी प्रकार एक अणु है नाइट्रोजन के और एक अणु हाइड्रोजन के बाईं तरफ है यानी अभिकारक में है, और एक इधर एक अणु NH के एक अणु है, मिलकर दोनों एक अणु बन गए। तो यही अपेक्षिक जानकारी प्राप्त होती है परमाणुओं और अणुओं के रासायनिक समीकरण से। देखिए ये तीनों चीजें तो आप समझ गए होंगे आसानी से।
अब बात आती है ये वाली, अब अभिकारक और प्रतिफल के मोल, आयतन और द्रव्यमान के अनुपात की जानकारी होती है। ये रासायनिक समीकरण से क्या-क्या जानकारी होती है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसकी जो रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं उसके अभिकारक और प्रतिफल के मोल, अभिकारक और प्रतिफल के मोल, आयतन और द्रव्यमान, मोल, आयतन और द्रव्यमान। मोल माने कि कितने मोल के परमाणु हैं इधर और कितने मोल के परमाणु अभी प्रतिफल में हैं। तो अभिकारक और प्रतिफल के मोल, देखिए इसके यहाँ 2 है, ये थोड़ा गलत होगी, यहाँ 2, यहाँ 3 और ये H है और 2NH3 यही है। तो इसके मोल अनुपात जानेंगे कितनी मोल अभिक्रिया में भाग ली और कितनी मोल के परमाणु बन के प्रतिफल में। तो कितनी मोल के लिए, तो देखिए ये मोल है, ये नाइट्रोजन के 1 मोल है, यानी कि 1 अणु है, यानी 1 मोल है। और उसके बाद परमाणु संख्या पहले देख लेते हैं। परमाणु संख्या तो पहले से जान गए कि नाइट्रोजन के 2 है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, इसके हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 6 है, उसके बाद इसके अणु 2 हैं, 2 अणु हैं, अगर इसके परमाणु संख्या निकाले फिर नाइट्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 6 हो गए, तो कुल मिलाकर 6 दूनी 12 हो गई, इसके परमाणु संख्या कुल मिलाकर 12 हो गई। ये वाले पूरे अणु के परमाणु संख्या कुल मिलाकर 12 हो गई, यानी कि 2 हो गए हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 6 हो गए, तो 12 हो गए। ठीक है, तो ये 8 हो गए, 8वीं परमाणु संख्या। उसके बाद मोल, इसके मोल, ये इसके 1 मोल है, इसके 3 मोल है, इसके 3 मोल है, इसके 2 मोल है, इसके कितने मोल है, इसके 2 मोल है। ठीक है, मोल एक गणना करने वाली एक संख्या के नाम है, मोल एक संख्या के नाम है, जो कि बहुत एक परमाणु, देखिए एक पदार्थ अगर 1 ग्राम कोई चीज है, 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन, तो नहीं हाइड्रोजन छोड़िए गैस है, 1 ग्राम अगर सिल्वर है तो उसमें कितने अणु अणु होंगे और परमाणु होंगे, तो बहुत ही होंगे। तो उसमें जो है कि वो बड़ी से बड़ी संख्याओं को एक में कर देने की को ही हम मोल कहते हैं। मोल एक प्रकार की संख्या ही है, संख्या को ही दर्शाती है। तो कितने मोल है, 1 मोल है, ये पता चल जाती है, और इसमें 3 मोल है। उसके बाद देखिए अभिकारक में 1 और 3 मोल, यानी 4 मोल अभिकारक में है, उसके बाद ये प्रतिफल में 2 ही मोल है। अनुपात पता चल गया कि इसका अनुपात कितना आएगा, 2 आएगा। अभिकारक और प्रतिफल का अनुपात क्या आएगा, तो 2 आएगा। ठीक है, मोल में। उसके बाद क्या पता चलती है, हमें द्रव्यमान पता चलती है। अगर 28 ग्राम, देखिए 28 ग्राम हम लिए क्या, नाइट्रोजन 28 ग्राम लिए, और 6 ग्राम क्या लिए हम, हाइड्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन और 28 ग्राम नाइट्रोजन लिए, तो क्या हुए, 34 ग्राम के नाइट्रिक एसिड बन गए, नाइट्रिक अम्ल बन, नहीं सॉरी अमोनिया बन गए। कितना बन गए, 34 ग्राम की अमोनिया बन गई। तो द्रव्यमान का भी पता चला हमें। उसके बाद आयतन, उसके बाद ये आयतन है, आयतन एक आयतन है, यानी एक नाइट्रोजन एक ही आयतन, इसके एक आयतन है और इसके 3 आयतन है, और कितने आयतन मिल गए, 2 आयतन मिल गए। इसका भी क्या होंगे, इसका भी 4 होंगे अनुपात। तो अनुपात का पता चलता है ये रासायनिक समीकरण से। रासायनिक समीकरण से किसकी पता चलती है, अभिकारक। रासायनिक समीकरण से क्या पता चलती है, चौथी जो बात है, अभिकारक और प्रतिफल के मोल, मोल की संख्या, आयतन, आयतन की संख्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान के अनुपात की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए अभी तो आप अभी तक जान गए हैं कि इसकी सूचनाएं और जानकारियां क्या होती है। ये देखिए अच्छी तरह से आप इसको याद कर लीजिए, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो कभी पूछे नहीं गए, अगर पूछ लिए तो आप समझ गए। बस कुछ नहीं है कि अभिकारक और प्रतिफल के संकेत सूत्र की जानकारी होती है, कौन कौन से पदार्थ भाग रहे हैं, कौन कौन से पदार्थ उसके फलस्वरूप बन रहे हैं। उसके बाद अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु में अणुओं की आपसी जानकारी, उसके बाद अभिकारक और प्रतिफल के मोल, आयतन और द्रव्यमान के अनुपात की जानकारी। ये सारी चीजें हैं जो कि हमें रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक प्रक्रिया घटती है उसकी रासायनिक समीकरण लिखते हैं, तो उससे हमें जानकारियां ये प्राप्त होती है। देखिए अगली बात क्या है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। अगला विषय, अगला टॉपिक यही है, अगला टॉपिक की यही है कि ये जो उपयोग, ये उपयोग जो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में बदल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में बदल रहे हैं, तो इससे हमें क्या लाभ हो रही है, इसके उपयोग से हमें क्या लाभ हो रही है, तो बहुत सारी चीजें लाभ हो रही है। देखिए हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखे, एक बार बताए थे रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो ये पूरा
आधा बोर्ड छाप लेंगे और रासायनिक समीकरण में उसी को कन्वर्ट कर दे, बदल दे, तो थोड़ी सी दिखा जाएगी, यानी आसान होगी। ठीक है, तो पहली बात है कि आसान होगी। उसके बाद जगह कम घेरेगी, जगह कम घेरेगी। हम जहां भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे, अगर रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे तो जरूर है कि इतनी सारी जगह, इतनी सारी स्पेस ये घेर लेगी। और रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो इतनी वो में हो जाएगी। तो स्पेस भी कम कर रहे हैं, यानी कि जगह भी कम घेर रहे हैं। उसके बाद तीसरी बात है कि ये जल्दी लिखा जा रहा है। वो रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो जल बनते हैं, यानी H2O बनते हैं। कितनी सारी चीजें हो गई। पर अगर हम रासायनिक समीकरण में लिखे तो H2 करेंगे, प्लस करेंगे, O2 पर करेंगे, उसके बाद एक तीर निशान देंगे और H2O लिख देंगे। जैसे देखिए H2 किए, O2 किए, उसके बाद 2H2O कर दिए। ये कितनी बार, कितनी छोटी सी हो गई। अगर इसमें लिखते हैं हम हाइड्रोजन, यहाँ से यहाँ तक होती है हाइड्रोजन, और यहाँ हो गई, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलाई जाती, जब मिश्रित की जाती है तो तब H2O यानी कि जल बनती है। यहाँ से यहाँ तक क्या, कितनी लंबी हो गई और टाइम भी लगी और आसान भी हो गए हम रासायनिक समीकरण लिखने की। ये सारी बातें लाभ होती है। उसके बाद क्या होती है कि हम रासायनिक समीकरण से महत्वपूर्ण बातें ये लाभ होती है कि महत्वपूर्ण ये लाभ होती है कि आप हमें कितनी मात्रा में अभिकारक प्रतिफल बनानी है। प्रतिफल बनाने का मतलब है कि हमें कितनी मात्रा में जल बनानी है, तो ये पहले मालूम पड़ जाती है कि इतनी द्रव्यमान में आप अभिकारक के, इतनी द्रव्यमान में आप हाइड्रोजन दे दीजिए और इतनी द्रव्यमान में आप ऑक्सीजन दे दीजिए, यानी कि इतनी आयतन में आप हाइड्रोजन दे दीजिए, इतने आयतन में आप जो है कि ऑक्सीजन दीजिए, जो कि अभी आप मोल आयतन और द्रव्यमान पड़े, तो अभिकारक अपने आप उसी बन जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो नष्ट नहीं होते हैं। जानते हैं कि ना ही नाश होती है और ना ही निर्माण होती है। तो रासायनिक समीकरण से हमें ये भी प्राप्त होती है, ये भी हमें जानते हैं, और ये भी हमें लाभ हो रही है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखने का यही लाभ है। और उसके बाद बात है, चौथी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पीरियोडिक टेबल होती है, जो कि आवर्त सारणी होती है, तत्वों की आवर्त सारणी होती है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये ऐसी वाली आवर्त सारणी, ये आवर्त सारणी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, ये सारी ये जो होती है आवर्त सारणी, इसमें जो ये आवर्त सारणी जो होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकेल, कॉपर, जिंक, ये जो होते हैं, ये सारी 118 तत्व होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में, यानी आवर्त सारणी में। तो ये जो होती है पूरी दुनिया में प्रचलित है। यानी कि एच माने हाइड्रोजन, एच माने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एच संकेत है। ये हम भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जान रहे हैं। अमेरिका वाले भी एच माने हाइड्रोजन जानते हैं, इंग्लैंड वाले भी एच माने हाइड्रोजन जानते हैं, चाइना वाले भी एच माने हाइड्रोजन जानते हैं, रूस वाले भी एच माने हाइड्रोजन जानते हैं। ये पूरी दुनिया में प्रचलित है। जब पूरी दुनिया में प्रचलित है तो ये जो रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं, अगर कोई चीज की खोज करनी हो, तो ये चीजें और ये चीजें मिलाती है तो ये चीज बन जाती है। नई खोज कोई हो तो उस रासायनिक समीकरण को हम वहाँ पहुँचा देंगे, लिख के दे देंगे, तो वो वहाँ के वैज्ञानिक अच्छे से जान लेंगे, या वहीं के वैज्ञानिक हमें दे देंगे तो हमारे यहाँ के वैज्ञानिक अच्छे से जान लेंगे कि यही चीजें हो रही है। तो रासायनिक समीकरण से ये भी सुविधा होती है, हमें ये भी लाभ होती है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों के ज्ञान का आदान प्रदान होना भी हमारे लिए रासायनिक समीकरण से बहुत ही लाभ होती है, यानी कि शॉर्ट में। ठीक है, तो हमें क्या लाभ हो गई, देखिए ये सारी चीजें को हम परिभाषा की तरह हम नहीं लिखा सकते, क्योंकि ये सारी चीजें समझने लायक है। अगर एग्जाम में पूछे तो नहीं जाते, ये अपनी जानकारी की बात हुई, तो जानकारी हमें हो गई। अगर एग्जाम में पूछे जाए तो ये कौन सी बड़ी बात है कि हमें आसानी होती है, जगह कम घेरती है, टाइम कम यानी समय कम लेती है रासायनिक समीकरण हमारी, और ये है कि प्रतिफल की जितनी मात्रा हमें प्राप्त करनी है उस हिसाब से अभिकारक की अभिक्रिया करानी है। ये सारी बातें चीजें हम बता दी। उसके बाद की वैज्ञानिकों के ज्ञान को आदान प्रदान करने की सबसे अच्छी तरीका है रसायन विज्ञान के बारे में, ज्ञान को आदान प्रदान करने के लिए विज्ञान पूरे दुनिया के वैज्ञानिक के लिए आसान बात है। ये भी लाभ हो रही है। तो ये सारी चीजें लिखने में क्या जा रही है, जब हमें मालूम है जानकारी, देखिए हर एक चीज को आप लिख कर याद नहीं करें, हर एक चीज को ऐसी भी है जो कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो इससे लिखने की क्या जरूरत है। देखिए अगली टॉपिक यही है कि इसकी सूचना इसकी जो होती है सीमाएं कुछ होती है। ठीक है, कुछ कमियां होती है
कोई भी चीज की कुछ कमियां होती है, उन कमियों को पूरा करने के लिए हम उसको अधिक उपयोगी कैसे बनाते हैं, ये चीजें से आप समझेंगे। देखिए, हमें रासायनिक समीकरण से तो हम जाने कि इतनी चीज हमें प्राप्त होती है, इतनी चीज हमें लाभ होती है, पर उसमें कमियां क्या है जो कि नहीं लाभ होती है हमें, जो कि हमें हानियां पहुंचाती है, उसमें कमियां है क्या? तो देखिए, रासायनिक समीकरण में हमें ये नहीं बताती है कि ये जो, अगर हम बात करें कि H2 प्लस O2 H2O, ये है ना, तो हमें ये नहीं बताती है कि ये क्या है, ठोस है, गैस है, कि विलयन है या द्रव है, ये नहीं बताती है हमें। तो ये भी एक कमियां है। तो इसको कैसे हम रासायनिक समीकरण में क्या करें कि बता देगी कि ये ठोस है, द्रव है, ये गैस है या विलयन है। उसके बाद हमें ये नहीं बताती कि उसमें छिपी हुई, हम पढ़े ना, एक विशेषता पढ़े थे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं ना पढ़े थे कि ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, या अन्य अन्य सारी विशेषताएं पढ़े थे। तो उसमें ताप में परिवर्तन था। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये भी नहीं बताता, सॉरी रासायनिक समीकरण में ये भी नहीं बताती है कि ये ताप में परिवर्तन हो रही है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या ऊष्मा शुष्की अभिक्रिया है, ये भी नहीं बताती है। और ऐसी सारी चीजें हैं जो नहीं बताती है। तो ये इसकी कमियां को अगर हम पूरा करने के लिए किए, उसके बाद ये भी नहीं बताती है कि ताप दाब उत्प्रेरक, देखिए अभिक्रिया हो रही है तो किस किस अनुकूल में हो रही है, किस अनुकूल यानी किस दबाव में हो रही है, कैसे हो रही है। तो ये ताप दाब उत्प्रेरक सांद्रण, ये सारी बातें नहीं बताती है मेरे रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलती है। तो रासायनिक समीकरण से हमें पता चलती है कि ये हाइड्रोजन है, ये विकारक है, ये और ये भाग ले रहे हैं और ये बन जा रहे हैं, ये बताती है। फिर ये नहीं बताती कि है क्या, हाइड्रोजन ये गैस है या ये है लिक्विड है या सॉलिड है या कोई विलयन है, ये नहीं बताती है। तो ये नहीं बताती इससे अधिक उपयोगी, इससे भी जानने के लिए रासायनिक समीकरण से कुछ अधिक उपयोगी बनाने के लिए कुछ इसके परिभाषित हम अभी बोर्ड पे लिखेंगे, जो कि आपको समझाएंगे। बस ये आज की वीडियो खत्म हो जाएगी। हाँ, तो हम जानते हैं रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाना, रासायनिक समीकरण को और उपयोगी बनाना, माने कि वो जो सीमाएं हैं, वो जो सीमाएं यानी कि वो जो खामियां हैं उसमें, तो उसको और उपयोगी बनाना। खामियां क्या है कि वो नहीं बताती है। तो उसकी कमियों को पूरा करने के लिए पहला है कि ठोस, हमें क्या क्या कमियां है उसकी, उसको उस कमियों को पूरा करेंगे एक साथ। तो ठोस सॉरी अवस्था, अवस्था की अवस्था की जानकारी, अवस्था की जानकारी, अवस्था की जानकारी, भौतिक अवस्था की जानकारी अगर कहें, भौतिक भौतिक अवस्था की जानकारी, हमें भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देती है। सॉरी भाई लोग, लाइन कट गए हैं, फिर भी आपको दिखाई दे रही होगी थोड़ी थोड़ी, बस इतनी दिखाई दे रही होगी कि आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक अवस्था की जानकारी, भौतिक अवस्था की जानकारी क्या हुई? भौतिक अवस्था की जानकारी माने कि वो ठोस, ये रासायनिक अभिक्रिया ये नहीं बता रही कि ये ठोस है, द्रव है या गैस है। तो इसको कैसे मालूम करेंगे कि ठोस है, द्रव है, ये गैस है? तो एक रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये ठोस है या द्रव है या गैस है। देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं, सी इस एक उदाहरण लेते हैं, CaCO3, CaCO3 यहाँ लिखने का है ना, CaCO3, उसके बाद CaO प्लस, CaO प्लस O2, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2, ये हो गई, ये उदाहरण हो गए। इसके उदाहरण, इस उदाहरण से हम समझेंगे कि अवस्था की जानकारी किस प्रकार लेनी चाहिए, लेते हैं हम, और उपयोग कैसे बनाएंगे। तो CaCO3 क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट तो ये क्या है? तो इस अगर क्या है ये मालूम नहीं पड़ रहे हैं, तो इसको उपयोगी बनाने के लिए ठोस अवस्था की जानकारी देने के लिए, ठोस अवस्था की जानकारी देने के, ठोस अवस्था की जानकारी देखने के लिए, अगर ये ठोस है, हम जानते हैं कि ठोस है, तो इसके बगल में एक कोष्ठक में लिख देंगे S यानी सॉलिड। अगर हम जानते हैं कि ये क्या है, CaO क्या है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस है, इसके भी लिख देंगे S। उसके बाद ये जानेंगे CO2 क्या है, तो ये एक गैस है, तो इसमें लिख देंगे हम G माने गैस।
यही होगी ठोस अवस्था की जानकारी, भौतिक अवस्था की जानकारी। तो माने हम क्या क्या समझ गए कि ठोस, ठोस अगर ठोस है तो उसके कोष्ठक में लिख देंगे हम एस, अगर वो द्रव है उसके कोष्ठक में क्या लिख देंगे एल यानी लिक्विड, अगर वो गैस है तो उसके कोष्ठक में हम क्या लिख देंगे, उसके कोष्ठक में लिख देंगे जी। अगर वो बिलियन है यानी कि घुल मिलकर बने हुए हैं तो हम क्या लिख देंगे ए क्यू, ये क्यू लिख देंगे। एक दूसरी उदाहरण से हम लेके जाते हैं कि जेड एन, एक दूसरी उदाहरण है जेड एन H2SO4 Zn प्लस H2SO4 यानी कि उसके बाद ZnSO4 और H2 ZnSO4 और ZnSO4 प्लस H2। तो इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि ये ठोस है गैस यानी इसकी भौतिक अवस्था की जानकारी इस उदाहरण से हम करेंगे और उपयोगी बनाएंगे। तो Zn क्या है, Zn यानी जिंक यानी जस्ता, जिंक यानी जस्ता। तो ये क्या है Zn सॉलिड है, Zn क्या है सॉलिड है, Zn सॉलिड यानी S। उसके बाद है H2SO4, H2SO4 एक बिलियन है, ये एक बिलियन है, ये कोई लिक्विड नहीं है, ये दो चीज मिलकर बने हाइड्रोजन और सल्फर ऑक्सीजन ये तीनों मिलके बने हैं। तो ये एक बिलियन है, क्या है एक ये बिलियन है, एक क्यू, ये एक बिलियन है। उसके बाद ZnSO4 यानी कि जस्ता सल्फाइड, जस्ता सल्फर ऑक्साइड, जस्ता यानी कि जिंक सल्फर ऑक्साइड, जिंक सल्फर ऑक्साइड क्या है, जिंक सल्फर ऑक्साइड भी वो बन गए एक क्यू यानी कि ये भी एक बिलियन है। उसके बाद ये H2 तो एक गैस है, बस इससे ये मालूम पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, तो अवस्था की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए ठोस के साथ S, द्रव के साथ Gl और गैस के साथ G, बिलियन के साथ AQ हम कोष्ठक में लिख देंगे तो ये पता चल जाएगी कि ये ठोस है, द्रव है, ये गैस है। ठीक, उसके बाद अगली जानकारियां हैं, अगली जो उपयोगी इसको और उपयोगी बनाएंगे। तो अगली जो कमियां हैं उस कमियों को पूरा करने के लिए उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए अगली क्या है कि ताप में परिवर्तन, ताप की जानकारी नहीं होती है। और किसकी जानकारी नहीं होती है, हम रासायनिक समीकरण से ताप की जानकारी, ताप की जानकारी नहीं होती, ताप की जानकारी नहीं होती। तो ताप की जानकारी करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ताप की जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, ताप की जानकारी के लिए अब एक उदाहरण लेते हैं। ताप की जानकारी के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण इस प्रकार है कि सी प्लस O2 यानी CO2, देखिए C+O2 यानी कि ये क्या बन रहे हैं, CO2 बन रहे हैं। तो अगर CO2 बन रही है तो ये उष्मा ज्यादा हो रही है, ये C और O मिलाएंगे क्योंकि जो मिलकर अगर जो O2 बनेंगे तो इसकी उष्मा बढ़ जाएंगी, यानी उष्मा क्षेपी विक्रिया और उष्मा शोषी विक्रिया पड़े होंगे कि जिसकी उष्मा बढ़ जाए, अभी जिसके प्रतिफल की उष्मा बढ़ जाए तो उसे हम कहेंगे उष्मा क्षेपी, और जिसकी घट जाए उसे हम क्या कहेंगे उष्मा क्षेपी। तो इसकी बढ़ गई तो बस उष्मा क्षेपी अगर हो गई है तो उष्मा क्षेपी में प्रतिफल में दे देंगे प्लस उष्मा। अगर जो उष्मा बढ़ जाए, उष्मा घट जाए यानी कि उष्मा शोषी हो जाए तो हम अभिकारक में दे देंगे उष्मा। जैसे कि दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, दूसरा उदाहरण है कि N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2NO, इसकी उष्मा घट गई। देखिए ये जितनी इन दोनों की उष्मा थी हम इन दोनों को अभिक्रिया कराएं तो इसकी उष्मा बढ़ गई, सॉरी इसकी उष्मा घट गई और ठंडक हो गई। इतनी उष्मा थी पहले इन दोनों की मिला, इन दोनों को अधिक किए तो इसके उष्मा से इसकी बेसी थी, तो इसमें हम लिखेंगे प्लस उष्मा, ये तिरछी इधर कर देंगे, उसके बाद लिख देंगे प्लस उष्मा। तो आप जान गए ताप की जानकारी भी हमें इस प्रकार इसको भी उपयोगी बनाना है। उसके बाद है अवक्षेप बनने की जानकारी, अवक्षेप अगर बन रही तो कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, तो अवक्षेप बनने की जानकारी भी हम अभी आपको बताएंगे। तो तीसरी क्या है, अवक्षेप बनने की जानकारी, तीसरी क्या है अवक्षेप बनने की अवक्षेप बनने की
जानकारी। अवक्षेप बनने की जानकारी क्या है कि देखिए अवक्षेप है वही कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। पहले ही बताए थे कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है, जैसे कि Ag। एक उदाहरण लेते हैं हम, Ag यानी कि सिल्वर नाइट AgNO3 AgNO3, उसके बाद HCl, उसके बाद AgCl प्लस HNO3। देखिए जब हम सिल्वर, Ag मैंने सिल्वर सिल्वर नाइट्री ऑक्साइड को जब हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगी, तो ये एक विलयन बन जाएगी, यानी कि HNO3 ये एक विलयन है, ये एक क्या है, विलयन, यानी कि एक क्यू है। NH3 एक नाइट्रिक एसिड है ये, जो कि एक विलयन है। नाइट्रिक एसिड क्या है, एक द्रव यानी तरल अवस्था में होती है, तो एक ये विलयन है। उसके बाद ये जो है ना, इसके विलयन के ऊपर ये जो सिल्वर क्लोराइड जो बनती है ना, तो एक ठोस के रूप में इसके विलयन के ऊपर छतना जाती है, यानी कि इसके विलयन के ऊपर छतना जाती है कौन, तो AgCl। तो ये अवक्षेप बन गई, तो अवक्षेप की निशान हम देते हैं ऐसे, जो अवक्षेप बन गई उसके निशान ऐसे देते हैं। तो अवक्षेप बनने के निशान अभी हमें मालूम पड़ गई। और अगला टॉपिक है, यानी कि अगली चीजें हैं अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी जैसे कि हम पहले बताए थे कि इसके सूचनाएं को किसे हम, इसकी सूचनाएं की कमियां हैं, तो उसकी क्या कमियां हैं, ये इसको जो हमें सूचनाएं इससे प्राप्त नहीं होती उसकी क्या कमियां हैं, तो बताए थे कि ये किस परिस्थिति में हो रही, किस अनुकूल परिस्थिति में हो रही है, तो यानी कि वो ताप में हो रही है, दाब में हो रही है, उत्प्रेरक में हो रही है, या क्या में हो रही है, तो उस वही वाली चीजें हम अभी बताएंगे। चौथे नंबर में की है अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी। अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी। अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी क्या है, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी। अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी क्या कि किस परिस्थिति में हो रही है, तो जैसे कि इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण अगर हम देखें, इसके उदाहरण अगर हम देखें तो ये एक अभिकारक है, जैसे कि एक अभिकारक है, इधर कोई भी अभिकारक है, ठीक है। उसके बाद इधर होती है ऐसे करके तीर देते, उसके बाद होती है इधर प्रतिफल होती है, क्या होती है, प्रतिफल। किस परिस्थिति में हो रही है, अगर दाब की परिस्थिति में हो रही है तो हम इसके के ऊपर दाब लिख देंगे, अगर अगर ताप की परिस्थिति में हो रही है तो ताप लिख देंगे। उसके बाद अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो वही हो गई ताप, यानी प्रकाश की उपस्थिति में हो गई, यानी अगर सांद्रण की उपस्थिति में हो रही, सांद्रण की उपस्थिति तो हम सांद्रण लिख देंगे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही उत्प्रेरक लिख देंगे, यानी कि ऊपर नीचे कहीं भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, जगह नहीं है, यानी कि इतने देर में कुछ भी लिखेंगे ऐसे अट जाएंगे, ऐसे करके अट जाएंगे, इसके ऊपर नीचे लिख देंगे, तो ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी इससे कि अभिक्रिया की क्या शर्त है, किस शर्तों से ये अभिक्रिया हो रही है। उसके बाद है इसकी गैस, ठीक है ना, इसका गैस, ये गैस कैसे ऊर्जा, इसकी गैस कैसे बनती है, गैस कैसे बनती है, ये देखिए अगली है कि गैस के उत्सर्जन की जानकारी। गैस के उत्सर्जन की जानकारी, तो अगला है गैस के उत्सर्जन की जानकारी, ये कम, तो गैस गैस उत्सर्जित हो रही है, यानी गैस निकल रही है, कि कैसे मालूम करेंगे कि ये गैस निकल रही है, तो इसकी भी होगी, इसको भी हम समझेंगे, गैस की उत्सर्जन की जानकारी, गैस के उत्सर्जन की जानकारी। जैसे कि एक हम उदाहरण लें कि जिंक और
सल्फ्यूरिक अम्ल, Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर जो हम इन दोनों की अभिक्रिया कराएं, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो जिंक ZnSO4 जिंक सल्फाइड हो जाएंगे, जिंक सल्फाइड हो जाएंगे। उसके बाद H2 गैस ये निकल जाएंगे, H2 गैस उत्सर्जन होगी। तो अगर H2 गैस उत्सर्जन हुई तो हम कैसे करेंगे, पता करेंगे कि H2 गैस उत्सर्जन हो रही है बाहर हो रही है। तो H2 गैस उत्सर्जन हो रही है तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे करके ऊपर के तीन के निशान देंगे। इस प्रकार हम अपक्षेप में नीचे की ओर निशान दे देते, उस प्रकार हम ऊपर की ओर निशान दे देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि गैस की उत्सर्जन जब हो रही है तो इसकी जानकारी में कैसे प्राप्त करनी है, तो कैसे लिखनी है, ये भी जानकारी में प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद है लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, लास्ट और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है कि अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता। अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता, ये कि आप इसको अच्छी तरह से समझें। अगर एग्जाम में नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप इसको समझें अच्छी तरह से। हम इसको अच्छी तरह से समझाएंगे। क्या है कि अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी, अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता की जानकारी, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता, अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता की जानकारी, उत्क्रमणीयता की जानकारी। जैसे कि उदाहरण से एक लेते हैं कि N2 प्लस 3H2, एक तीर का निशान दे रहे हैं। उसके बाद 2NH3 NH3 यानी अमोनिया बन रही है। तो यही उदाहरण से तो हम वो मोल वाला भी कहानी समझे थे पूरे की पूरी। तो देखिए क्या है, ये तीर की उत्क्रमणीयता माने कि ये तीर की जानकारी, तीर नहीं होनी चाहिए, ये तीर नहीं होनी चाहिए। देखिए ऐसे तीर होती है उत्क्रमणीयता की, ऐसे और ऐसे। इसका कहने का और समझने और कहने का इसका यही अर्थ है, इन तीर का कहने और समझने का यही अर्थ है। इसी का मतलब होता है उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता। तो देखिए ये कह रही है कि N2 और H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर मिलेंगे तो अमोनिया बनेगी। क्या बनेगी? अमोनिया बनेगी। फिर इससे भी कोई परिस्थिति में लाई जाए, यानी कि दाब सांद्रण या किसी परिस्थिति में, यहाँ हमारे बुक में नहीं दिए हुए, अगर इससे लाया जाए तो इससे भी ये दोनों बन जाएगी। यानी कि ये अभिकारक है ना, तो अभिकारक से अगर ये प्रतिफल बने तो इससे भी ये बन जाएगी। तो इसे कहते हैं उत्क्रमणीयता। यानी कि इससे ये भी प्रतिफल हो जाएगी। एक बार ये अभिकारक होगी तो ये प्रतिफल होगी, और एक बार ये अभिकारक होगी तो ये भी प्रतिफल जरूर हो जाएगी। अगर हम इससे इसका निर्माण कर सकते हैं तो इससे भी इसका निर्माण हो सकता है। इसे हम कहेंगे उत्क्रमणीयता। तो उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में क्या क्या बताएं, पहली चीजें बताएं कि क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, उसके बाद बताएं कि ये सूचनाएं जो प्राप्त हुई, उसके बाद हम बताएं कि लाभ, इससे हमें क्या लाभ है, रासायनिक समीकरण में बदलने से रासायनिक अभिक्रिया में क्या लाभ है। उसके बाद सीमाएं, यानी कि ये क्या क्या कमियां है रासायनिक समीकरण की, उसके बाद वो बताएं। उसके बाद इस कमियों को खत्म किया जाए, यानी कि और उपयोगी बनाया जाए। यही टॉपिक पर अभी हम चर्चा की, जिसकी कि छह चीजें बताएं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो बने रहिए हमारे इसी प्रकार के वीडियो में। हम आपको और आगे वीडियो पूरी 10th की क्लास बताएंगे और अच्छी तरह से बताएंगे, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। धीरे धीरे बहुत चीज की प्रॉब्लम है, माइक की प्रॉब्लम है, कैमरा की प्रॉब्लम है, और सारे बैकग्राउंड चीजें की प्रॉब्लम है, जो कि आपको अच्छी से आवाज नहीं जाती होगी अच्छी से। हमारी वीडियो ज्यादा क्वालिटी की नहीं होती होगी, तो सब बराबर हो जाएंगे, धीरे धीरे सब अच्छे हो जाएंगे। तो आप बस हमारी वीडियो से समझिए। अगर हम समझ में नहीं आए तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। समझ में नहीं आए तो छोड़ दीजिए, वरना हम इतनी अच्छे से बता रहे हैं कि हर एक चीज को बताएंगे। हमारा कहना है कि हर एक टॉपिक, इसीलिए कहते हैं हमारा संकल्प शिक्षित भारत विकसित भारत। तो उम्मीद है हमारी इन सभी बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।